शायर अजहर इनायती जी ने लिखा है कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं शिवचंद्र दीक्षित और आइए आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब लोग बड़ी सरलता से सीखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान, फिर लिखा हुआ है व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरिए। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सुविधा, दुविधा, अभिधा और ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर होगा दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, वो निर्णय नहीं ले पाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। आवारा मसीहा जीवनी जो है वो शरत चंद्र की जीवनी है और ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई और शरत चंद्र के जीवन से संबंधित जीवनी है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है। प्रसाद का, प्रताप नारायण मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चंदायन के रचनाकार हैं। चंदायन के रचनाकार हैं पद्माकर जी, मुल्ला दाऊद, कबीर जी और बिहारी जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित है चंदायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए इसमें युग दिए हुए हैं जो साहित्यिक युग हुए हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग छायावाद, फिर भारतेंदु युग, दूसरा है भारतेंदु युग छायावाद द्विवेदी युग, तीसरा है भारतेंदु युग द्विवेदी युग छायावाद और चौथा है छायावाद भारतेंदु युग द्विवेदी युग। तो इसमें सही क्रम कौन सा है इसकी पहचान हमें करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग फिर छायावाद। ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उपमेय और उपमान के भेद रहित सर्जन से बनता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, भेद रहित इसमें शब्द लगा है, भेद रहित, भेद रहित। देखिए जहाँ पर उपमेय और उपमान की बात चलती है वहाँ पर उपमा अलंकार हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, लेकिन उसमें ध्यान ये देना है अगर वहाँ पर भेद रहित शब्द आया है, भेद रहित आरोप हुआ है, भेद रहित सर्जन हुआ है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर उपमा न होकर के रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसकी चाल चलन अच्छी नहीं है। अगला है आपका सुस्वागत है। अगला है मेरे पास लखनऊ से दिल्ली का टिकट है। फिर है मेरे पास लखनऊ से दिल्ली की टिकट है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है उसकी चाल चलन अच्छी नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है, इसमें हमारा सही उत्तर है मेरे पास
लखनऊ से दिल्ली का टिकट है, ये बिल्कुल सही है। बाकी चौथा जो मेरे पास लखनऊ से दिल्ली की टिकट है, इस वजह से गलत हो गया। आपका सुस्वागत है, सुस्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वागत में यण संधि होती है, सु उसमें ऑलरेडी पहले से जुड़ा होता है सुधन आगत। इसमें अतिरिक्त सु उपसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं, इस वजह से गलत है। और उसकी चाल चलन अच्छी नहीं है, ये भी गलत है। उसकी चाल चलन अच्छी, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये होता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय, यहाँ पर ये है अव्यय। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ऊपर, वाह, अपना, अतः। देखिए अव्यय के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है, हमें पता है कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, उनकी वर्तनी ज्यों की त्यों रहती है, चाहे जैसे वाक्य में उनका प्रयोग किया जाए। कहीं पर भी वो पद प्रयोग हो, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, वे अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है अव्यय नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है। ऊपर, ऊपर तो हमेशा ऊपर होता है, चाहे जहाँ लिखा जाए ऊपर, ऊपर ही लिखा जाएगा। वाह, वाह ही लिखा जाएगा। अतः, अतः ही लिखा जाएगा। अपना में बदलाव होता है, इसलिए ये अव्यय नहीं है। कैसे बदलाव? जैसे अपना घर, अपनी साइकिल, अपनी बाइक। तो अपना का अपनी हो सकता है, अपने हो सकता है, इसलिए अपना अव्यय नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में भूतकाल का वाक्य चयन कीजिए। भूतकाल का वाक्य इसमें कौन है, ये हमको ढूंढ निकालना है। मोहन आया है, वह किताब पढ़ता है, राधा आती होगी, शायद वह चला जाए। तो देखिएगा भूतकाल में एक होता है आसन्न भूत, एक उसकी काइंड होती भूतकाल की आसन्न भूत। आसन्न भूत की बहुत मोस्ट पहचान है कि उसमें है लगता है। इसमें हमारा उत्तर यही है, मोहन आया है देख करके हम ये कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये वर्तमान का हो सकता है। ये शुद्ध रूप से भूतकाल का वाक्य है और आसन्न भूत का वाक्य है ये। इसमें क्रिया जो है वो तुरंत हुई प्रतीत होती है कि मोहन अभी अभी बिल्कुल आया है, ऐसा लग रहा है। बाकी जो 3 हमारे बचे हुए हैं, वह किताब पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल है, ये तो वर्तमान काल है। फिर राधा आती होगी, ये भी वर्तमान काल है। और फिर शायद वह चला जाए, शायद वह चला जाए, ये भविष्यकाल, ये है भविष्यकाल, भविष्यत काल का वाक्य है, शायद वह चला जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10। केशव कहीं न जाए का कहिए, किसकी पंक्ति है? केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है? बिहारी की है या सूरदास की या तुलसीदास की या मीराबाई की? तो इसमें केशव शब्द लगा है, इस वजह से प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है विद्यार्थियों के लिए हमारे, कि ये हो सकता है सूरदास अथवा बिहारी की रचना हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान देना है। इसका सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी ये रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। आषाढ़ का एक दिन नाटक का रचनाकार कौन है? ये कई बार पूछा जाता है, आसान सा प्रश्न है। इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7, 8, 10, 5। तो इसमें सही उत्तर है 7 कांड हैं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी पत्र, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान देना है कि प्रथम हिंदी पत्र पूछा है, प्रथम दैनिक हिंदी नहीं पूछा। अगर प्रथम दैनिक हिंदी पूछता तो उत्तर हमारा बदल जाता, लेकिन यहाँ पर प्रथम हिंदी
पत्र पूछा है तो सही होगा उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। और ये भी ध्यान रखना है कि ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से, कलकत्ता से। और इसके संपादक कभी कभी पूछे जाते हैं, संपादक थे इसके जुगुल किशोर, ध्यान रखना है, जुगुल किशोर, जुगुल किशोर जी इसके संपादक थे। हंस ये पत्रिका है, इसके ये बनारस से प्रकाशित हुई और इसके संपादक प्रेमचंद जी, फिर राजेंद्र यादव जी रहे। 1930 में ये प्रकाशित हुई। कब हुई? 1930 में। सरस्वती ये तो कई बार पूछी जाती, बहुत मोस्ट है। और 1900 में इसका संपादन प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1903 में इसके जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसके संपादक हुए। और उससे उनके द्वारा जब संपादन हुआ तब इस पत्रिका को बहुत ख्याति मिली, हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही उपयोगी पत्रिका साबित हुई। बंगाल गजट 1779 में प्रकाशित हुआ। ये अंग्रेजी भाषा का पत्र था और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये साप्ताहिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? देखिए, मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये सब पश्चिमी हिंदी में आती हैं और पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा जो है उनका विकास हुआ, जिसमें भोजपुरी, इसको भी समझ लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता, भोजपुरी, मगही और मैथिली, मैथिली ये जो हैं तीन, ये हैं मागधी से, बिहार प्रांत की भाषाएं वहाँ विकसित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में भी बोली जाती हैं ये। फिर अर्धमागधी जो है इससे अवधी विकसित हुई, अवधी यानी कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जिसके अंतर्गत अवधी भी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय। उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग समय निकाल कर पढ़िएगा इसको, चाहे पुस्तक मंगाकर या फिर आप मोबाइल पर कहीं से उपलब्ध हो जाए तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। एक हो गई ये उसने कहा था, और दूसरी इनकी कहानी है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक युवक और युवती का प्रेम प्रसंग हल्का वो वर्णन है, बड़ी अच्छी कहानी है। और दूसरी कहानी है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। ये 3 कहानियाँ इनकी हैं, लेकिन इतनी अच्छी कहानी है, साहित्य जगत में इनका एक विशेष स्थान बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। हंसना, खेलना, पढ़ना और लिखना। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयोग जब होता है तब उसमें हम लोग छांट लेते हैं कि सकर्मक कौन है। यदि कर्म है तब तो सकर्मक है, और वाक्य में कर्म नहीं दिया है तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा अकर्मक ही रहती हैं। इसमें पूछने का आशय वही है कि ऐसी कौन क्रिया है जो हमेशा अकर्मक रहती है। तो इसका सही उत्तर है हंसना। हंसना शब्द जो है, इसमें आप किसी भी कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हंसना है, सोना है, रोना है, तो ये सब अकर्मक क्रिया हैं। बाकी खेलना, गेंद खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सकर्मक हो जाएगा। पढ़ना, पुस्तक पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। लिखना, पत्र लिख रहा है, इमला लिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 17। सव्यसाची का अर्थ है। सव्यसाची का अर्थ क्या है? सदा सत्य बोलने वाला,
या बाएं हाथ से कार्य कर लेने में कुशल, या सबका हित करने वाला, या फिर हाथ से लिखा हुआ। तो सब्यसाची का अर्थ होता है बाएं हाथ से कार्य कर लेने में कुशल। जो बाएं हाथ से कार्य करने में कुशल होता है उसे सब्यसाची कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अर्जुन का एक नाम भी था सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्प का पर्याय नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, इस पर बहुत ध्यान देना है। नहीं है कुसुम, मंजरी, अनिल, प्रसून। तो देखिए कुसुम तो पुष्प को ही, फूल को कहते हैं, मंजरी भी फूल को कहते हैं, प्रसून भी फूल को कहते हैं, अनिल का अर्थ होता है हवा, वायु, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द ऋजु का विपरीत है। ऋजु का विपरीत अर्थात विलोम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वक्र, सरल, समास, व्यास। तो इसमें देखना है, ऋजु का मतलब होता है सीधा, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, और उसका सीधा सरल, उसका विपरीत होता है वक्र। वक्र इसका सही उत्तर होगा वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द, संकर का मतलब है कि 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ जो शब्द है, जिसमें 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर के एक तीसरा शब्द बन जाता है, उसको हम कहते हैं संकर शब्द। और ऐसे संकर शब्द हमारी हिंदी भाषा में चलते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं, गिरहकट, धनवान, नीलकंठ और विद्यालय। देखिए धनवान, नीलकंठ और विद्यालय ये कोई भी संकर नहीं है। इसमें गिरहकट जो है ये शब्द संकर है। गिरहकट, गिरहकट का अर्थ होता है, जिसको हम सरल भाषा में कहें, जेब कतरा, जेब काटने वाला। तो इसमें गिरह जो है वो फारसी का शब्द है, गिरह फारसी का है, और अंग्रेजी का है कट। इस प्रकार से 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है गिरह कट। ये संकर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है। अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति शब्द की वर्तनी पर ध्यान देना है, उसी उद्देश्य से ये प्रश्न शामिल किया गया है। अतिशयोक्ति का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 अतिशयोक्ति, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 21 का। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अलमारी किस भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है। अरबी का है, या पुर्तगाली का, हिंदी का, या फारसी का। तो अलमारी जो है ये शब्द है पुर्तगाली भाषा का। ये शब्द है पुर्तगाली भाषा का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, नाक का बाल होना। एक मुहावरा है, नाक का बाल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, अधिक समीप होना, कष्टदायी होना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसका सही उत्तर है अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लघुर्म का सही विच्छेद है। लघुर्म एक शब्द है, लघुर्म का सही संधि विच्छेद क्या है ये पूछ रहा है। लघु धन ऊर्म, ध्यान देना है, लघु, इसमें घा में ऊ की मात्रा रहेगी, ह्रस्व ऊ की, और ऊर्म यहाँ पर दीर्घ ऊ रहेगा। इस तरीके से ये यहाँ का ऊ और यहाँ का ऊ मिलकर के बन गए दीर्घ ऊ। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 1, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है लघुर्मी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मोहन बहुत मेहनती है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। उद्देश्य, देखिए वाक्य के मुख्यतः 2 भाग होते हैं।
वाक्य के दो भाग होते हैं, कौन कौन? एक होता है उद्देश्य, समझ लीजिएगा, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह होता है उद्देश्य, जिसके बारे में, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह होता है विधेय। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मोहन बहुत मेहनती है। कौन मेहनती है? मेहनत की बात कही गई है, किसके बारे में कहा गया? मोहन के बारे में। तो इसका मतलब मोहन हो गया उद्देश्य, मोहन क्या हो गया? उद्देश्य, और बाकी जो भी भाग बचा है यह सब हो गया विधेय। ये सब क्या हो गया? विधेय। यहाँ पर मोहन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, आसमान सिर पर उठाना। फिर मुहावरा का एक क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ बहुत मेहनत करना, बहुत ऊंचा होना, प्रतिष्ठित होना, बहुत शोर करना। तो देखिए इसका सही अर्थ होता है बहुत शोर करना, बहुत शोर करना, बहुत शोर मचाना, उसके लिए कहते हैं आसमान सिर पर उठाना। अगला प्रश्न नंबर 27, देखिए यहाँ पर प्रिंट में गड़बड़ है, यहाँ पर 27 है, ये 2 नहीं, यहाँ पर 27 है। प्रश्न नंबर 27, बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है? कारक से संबंधित प्रश्न है, बिल्ली छत से कूदी। सरल प्रश्न है, ध्यान देने की थोड़ी बात है इसमें। कारक जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। कारक वाला प्रकरण जब हम पढ़ाएंगे उसमें विस्तृत आपको बताएंगे, बड़ी सरलता से आप लोग समझेंगे, कभी भी कारक नहीं भूलेंगे। तो इसमें है यहाँ पर अपादान कारक। कौन कारक है? अपादान। अपादान कारक और करण कारक, इनमें गड़बड़ होता है, कन्फ्यूजन होता है। करण कारक में साधन, जैसे कलम से पत्र लिखा गया, कलम से पत्र लिखा गया, तो यहाँ कलम साधन के रूप में प्रयोग की गई, लेखनी साधन के रूप में प्रयोग की गई, तो यहाँ पर करण कारक होगा। जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है, बिल्ली छत से कूदी, छत से बिल्ली अलग हो गई, तो जहाँ पर अलगाव और भय की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द्विगु समास का सही उदाहरण है। द्विगु समास का सही उदाहरण है। सही उदाहरण यथाशक्ति, या माता पिता, या चौराहा, या नीलकंठ। बहुत सरल प्रश्न है। द्विगु समास संख्यावाची होता है और इसमें चौराहा जो है बिल्कुल सही हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द लिखे हुए हैं। आनुषंगिक जो शब्द है ये कई रूप में लिखा हुआ है, इसी की हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखिएगा इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कैसे सही है समझ लीजिएगा। एक शब्द है संग, शब्द क्या है? संग, और इसमें अनु उपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग लगा है। इस प्रकार से शब्द बनेगा अनुषंग। ये जो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये सा जो है उपसर्ग के इसके साथ में जुड़ने से ये मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। और फिर इसमें प्रत्यय लगा है इक। कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए अनुसंग, अनुसंग, और इसमें इक प्रत्यय लगा है, इक, तब शब्द बनेगा आनु। देखिए इक प्रत्यय जब लगता है तो प्रथम शब्द के बिल्कुल शुरुआती जो वर्ण उसका होता है उसको दीर्घ कर देता है, अर्थात आ दीर्घ हो जाएगा और फिर हो जाएगा आनुषंगिक। इक प्रत्यय है इसलिए इक लगेगा, इसमें शब्द बनेगा आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए, आत्मकथा और जीवनी, इनमें अंतर ये होता है कि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं अपने जीवनचर्या पर लिखी जाती है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। तो इसके लेखक हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा 4 भाग में है, जिसके नाम अलग अलग हैं। एक तो क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर समझ लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती है। नीड़ का निर्माण फिर। और फिर तीसरा भाग है इसका बसेरे से दूर। और चौथा भाग है इसका 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30 का। इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।